हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और जिसको लिखा है एनिस चंग ने, आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह लेसन जो है, राइटर इस लेसन में कूड़ा बीनने वाले उन लोगों के जीवन का वर्णन करता है जिनके जीवन में कोई सुख नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उनको कोई पर्याप्त चीज़ नहीं मिली, उनके दैनिक आवश्यकता की, चाहे कपड़े पहनने हों, चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे रहने का स्थान हो, कभी कोई चीज़ उनको पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई। हम प्रायः कूड़ा बीनने वालों को देखते हैं और सिंपली उनको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इस लेसन को पढ़ने के बाद आप जब भी कूड़ा बीनने वाले को देखेंगे तो उनके उस कष्ट में जीवन को याद किए बिना नहीं रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो आइए इसको पढ़ते हो, समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, कूड़ा होता है, कचरा होता है, और फाइंड का मतलब पाना होता है। तो कह रहा है समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, कह रहा है कि मैं कूड़े में 1 रुपया पा जाता हूँ, या कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। नीचे राइटर पूछ रहा है उससे, राइटर जो है पूछ रही है, वाई डू यू डू दिस। वो उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning। एनकाउंटर का मतलब होता है भेंट होना। एनकाउंटर मीन्स भेंट होना। मैं फिर से बताऊं, कह रहा है कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती, उस कूड़ा बीनने वाले का नाम है। कह रहे whom, कह रहा है जिससे आई एनकाउंटर, मेरी भेंट होती, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड, कह रहा है कि सोना मांगते हुए, सोना मतलब धन मांगते हुए। कौन मांगता है? साहेब मांगता है। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप मतलब कूड़े कचरे का ढेर, या कूड़ा डालने का स्थान भी कह सकते हैं। कह रहा है कि मैं उससे जो है, इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, कह रहा है कि मैं उससे अपने पड़ोस के, कह रहा है कि कूड़ा फेंकने वाले स्थान पर उसे धन मांगते हुए मेरी भेंट प्रत्येक सुबह उससे हो जाती है, और मैं उससे पूछती कि तुम यह काम क्यों करते हो। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वह जो है साहब से पूछती कि तुम यह काम क्यों करते हो, और वह साहब जो है करे कि मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह जो है प्रायः उसके पड़ोसी का जो जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पर उसे वह वहाँ पर पाती कूड़ा बीनते हुए, और उसमें जो है कुछ खोजने की, कुछ पाने की कोशिश करता है कि ताकि मुझे कुछ इसमें मिल जाए। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। लीव का लेफ्ट है, लेफ्ट इज छोड़ना होता है। साहब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory। क्या कर रहा है कि सेट amidst the green field of Dhaka, कह रहा है कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित his home, उसका घर, is not even a distant memory, कह रहा है उसकी दूर की भी स्मृति उसके अंदर नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसके घर की जरा भी स्मृति उसको याद नहीं है। अर्थात कहने मतलब उसे अपने घर की जरा भी याद नहीं है। जो उसका घर कहाँ स्थित है? ढाका में हरे भरे खेतों के बीच। There were many storms that swept away their fields and homes। His mother tells him। इसमें कह रहा है कि his mother tells him, उसकी माँ उससे बताती, क्या बताती? उससे बताती कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते हैं, दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले जाते हैं, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और उनके घरों को। स्वेप्ट मतलब बहा ले जाना। दैट्स वाई,
यही कारण है, कह रहा है कि दैट्स यही कारण है कि दे लेफ्ट, कि उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, कह रहा है कि बड़े शहरों में गोल्ड की खोज में, गोल्ड मतलब सोना होता है, क्योंकि यहाँ पर धन, बड़े शहरों में धन की खोज, बड़े शहरों में धन की खोज के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना गांव छोड़ दिया। वेयर ही नाउ लिव्स, अब वह वहाँ पर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, धीमी आवाज में बोलना। तो कह रहा है किसमें, कह रहा है ही मटर्स, वो बुदबुदाते हुए कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। उसने कहा कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। आई हैव नो वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे का मतलब दूर देखते हुए, अर्थात अपनी नज़रों को बचाते हुए। उसने कहा कि मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है। निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है, निगाह बचाते हुए धीरे से कहता है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली, ग्लीवली का मतलब होता है चतुराई से। कह रहा है कि मैं चतुराई से कहती हूँ उससे कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। राइट उससे कहती है कि तुम स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमिडिएटली, लेकिन मुझे तुरंत रियलाइज होता है, तुरंत आभास होता है कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी एडवाइस जो थी, मेरी सलाह जो थी वो कितनी हॉलो थी। हॉलो मतलब खोखली होता है, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखली। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसकी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। खोखली का मतलब वह जो सलाह उसे दे रही थी वह किसी महत्व का नहीं था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति थी कि वह स्कूल नहीं जा सकता था या उसके स्तर के लोग स्कूल नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनका वही काम था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो कहता है कूड़ा बिनने वाला जिसका नाम साहिब है, वो कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस होता है। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे कोई स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनाएंगे तब जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। तो राइटर कहती है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछती, हाफ जोकिंग, कह रहा है कि हंसी करती हुई। हाफ जोकिंग मतलब थोड़े मजाक भरे अंदाज में, अर्थात वो कहना चाह रही है कि वो कहती उससे कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में उससे पूछती। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह जो है कह रहा है यस, हाँ, ही से, वह कहता कि हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉड मतलब खुलकर, जो ब्रॉड में चौड़ा होता है, यहाँ पर ब्रॉडली मतलब खुलकर, स्माइल में मुस्कुराना। वह जो है खुलकर मुस्कुराते हुए कहता कि हाँ, इसका कहने मतलब है कि हाँ मैं आऊँगा यदि आप स्कूल बनाएंगे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा कि वो मेरे पास दौड़ के आया और पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं उससे कहती कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल को बनाने में या स्कूल को बनने में लंबा समय लगता है। इम्ब्रेस्ड, कह रहा है कि इम्ब्रेस्ड मतलब जब मैं यह बात कहती कि एक स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है, तो इम्ब्रेस्ड मैं ग्लानि से भर जाती। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, वादा करके, उससे वादा करके, दैट वॉज नॉट मी, जिसका वह मतलब नहीं था। अर्थात मैंने उससे कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम पढ़ोगे।
क्योंकि वह कहती तो है लेकिन खुद उसका मतलब नहीं है, या वह खुद स्कूल बनाना नहीं चाहती। लेकिन जब वो उसके पास आकर पूछता है कि आपका स्कूल बन गया है, तो वह करे कि मैं एम्ब्रेस्ड महसूस करती हूँ, अर्थात ग्लानि महसूस करती हूँ कि मैंने उससे झूठा वादा किया। कह रहे कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, उसने कहा कि लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड सिंस भरे पड़े हैं एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड मतलब उजाड़ संसार। कह रहा है लेकिन मेरे जैसे वादे उसके इस उजाड़ संसार में भरे पड़े हैं। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य ये है कि लोग वादे तो बहुत करते लेकिन करते कुछ नहीं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कह रहा है कि महीनों उसे जानने के बाद, उसमें कह रहा है महीनों उसे जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती। साहेब ए आलम, तो वो बताता कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता या वह बताता कि उसका नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, कह रहा है कि वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, अर्थात वह नहीं जानता कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसके मतलब को जान जाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड का मालिक। उसके नाम का क्या अर्थ है, ब्रह्मांड का मालिक अर्थात संसार का मालिक। तो यदि वह इसका अर्थ जान जाता कि उसके नाम का अर्थ क्या है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। तो कह रहा है उसे इस पर बहुत मुश्किल से विश्वास होता या उस पर विश्वास नहीं होता उसे। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, अनअवेयर का मतलब अनजान या अवगत न होना। कह रहा है कि अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है, या इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता रहता या घूमता रहता। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, कह रहा है कि नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, कह रहे जो सुबह वाले जो चिड़ियों की भांति एकत्रित हो जाते, मतलब ऐसी चिड़ियाँ जो सुबह में आती है एंड डिसअपियर और रात्रि में गायब हो जाती है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की एक ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ओवर द मंथ्स, ओवर द मंथ्स मतलब कह रहा है कि महीनों मिलने के बाद या महीनों मिलते रहने के कारण, ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कह रहे कि महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, मतलब जितने भी लड़के थे कूड़ा बीनने वाले, महीनों तक मुलाकात होने के कारण जो है राइटर्स को पहचानने लगती है। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, कह रहे कि आई आस्क वन, मैं एक से पूछती, मतलब उनमें से जितने भी लड़के थे उनमें से एक से पूछती कि वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो या तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मीन्स टाँड़ या अटारी होती है, टाँड़ या अटारी होता है। तो लड़का वो जवाब देता कि मेरी माँ जो है डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, उससे टाँड़ से नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, वह सिंपली उत्तर देता, साधारणतः उत्तर देते हुए बताता कि मेरी माँ टाँड़ से इसे उतारती ही नहीं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कह रहा है कि इवन इफ, अगर वो उसे उतार, कह रहा है इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। इवन इफ का मतलब थोड़ा इसमें अर्थ छुपा हुआ है। इवन इफ मतलब कहना चाह रहा है कि इवन इफ सी ब्रिंग देम डाउन, अर्थात यदि वो उसे नीचे उतारते भी, तो कह रहा है कि सी, सॉरी फिर से देखिए, इसमें कह रहा है इवन इफ सी डिड, इसका मतलब है
यदि वह उन्हें टाड़ पर से उतारते भी तो ही विल थ्रो देम अप, तो वह उन्हें फेंक देता। वह कह रहा है यदि यदि माँ उतारेगी भी तो भी मैं फेंक दूंगा। एड्स एंदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इसमें कह रहा है एड्स एंदर, दूसरा कहता, ये दूसरा व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, दूसरा कहता यदि वह उतार देती तो भी मैं उसे फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करता, अर्थात जो बेमेल जूते पहने हुए हैं, एक पैर का दूसरा एक पैर का दूसरा, तो वह लड़का कहता, वही कहता कि यदि वो उसे उतार भी देती तो मैं फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करता, ही किस पर, उसके बेमेल जूते पर टिप्पणी करते राइटर, तो ही सफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को घसीटता, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता, तो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड पेयर ऑल हिज लाइफ, कह रहा है कि जिसके पूरे जीवन में एक जोड़ी जूता उसको नहीं मिला था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। कहते कर रही है कि देश में घूमते समय मैंने देखा है बच्चों को जो है शहरों में और गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे के अभाव के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह स्पष्टीकरण है। क्या स्पष्टीकरण है? कि जो लोग नंगे पैर रहते हैं उसके बारे में कह रहा है कि नंगे पैर ये लोग जो रहते हैं पैसे के अभाव कारण नहीं, बल्कि यह एक परंपरा है। तो वो कह रहा है कि यह एक इस बात का यह एक स्पष्टीकरण है। लेकिन राइटर जो है इस बात से संतुष्ट नहीं होती है कि यह इसका स्पष्टीकरण सही है, कि यह एक परंपरा है, एक फैशन है, नहीं कि लोग जूते नहीं पहनते हैं पैसे कमी कारण नहीं, बल्कि यह एक परंपरा है, यह इससे संतुष्ट नहीं होती। वह कहती है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है या मैं हैरान हूँ कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या एक बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन अवे, स्पष्टीकरण देने के लिए, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कह कि सतत बनी रहने वाली गरीबी का। अर्थात वह कहना चाह रही है कि मैं हैरान हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, कह कि मुझे आई रिमेंबर स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, अ मैन फ्रॉम उडुपी के एक आदमी ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट मीन्स पुजारी। कह रहा है कि एज ए यंग बॉय, जब वह लड़का था, छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर से गुजरता था, वेयर, जहाँ पर हिज फादर वॉज ए प्रेस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ब्रीफली मीन्स थोड़े समय के लिए, वह उस थोड़े समय के लिए मंदिर पे रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 years later I visited his town and the temple, कह रहा है कि 30 वर्ष बाद I visited his town, मैंने उसके नगर कस्बे को देखा, एंड द टेम्पल, और मंदिर को देखा। which was now drowned in an air of desolation, air of desolation मतलब उजाड़ का प्रभाव, एयर ऑफ डिसोलेशन मतलब उजाड़ का प्रभाव, ड्रॉन का मतलब डूबा हुआ। इसमें कह रहा है कि 30 years later, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उसके कस्बे को और मंदिर को देखा। विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो डूबा हुआ था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन,
कह रहा है कि उजाड़ के प्रभाव में, अर्थात जो उजाड़ हो गया था, ऐसे कह सकते हैं। कह रहा है कि इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, मतलब पिछवाड़े की तरफ या पीछे की तरफ, वेयर लिव द न्यू प्रेस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, कह कि स्लेटी रंग के यूनिफॉर्म में पहने हुए, स्लेटी रंग के यूनिफॉर्म में, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, कह मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का, अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाफना, कह कि हाँफते हुए पहुंचा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपने बैग को फेंक दिया। इसमें आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि स्लेटी रंग के यूनिफॉर्म में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आई, एंड द बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जब दूसरे लड़के ने वह प्रार्थना देवी से की थी। When he had finally got a pair of shoes, जिससे अंततः जो है एक जोड़ी जूता मिल जाता है। जब वह उस नए पुजारी के लड़के के पैर में जूते देखता है, तो बहुत समय पहले जो है उसे उस लड़के की प्रार्थना याद आ जाती है, जो स्कूल जाते समय मंदिर में भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है, और जिससे अंत में जूते मिल जाते हैं। फिर कह रहा है कि लेट मी नेवर लॉस देम, वो कह रहा है कि मैं इसे कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कह रहा है कि देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ ओर शूज, कह रहा है कि यंग बॉयज, छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, पुजारी के लड़के की भांति, नाउ ओर शूज, अब जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन बहुत दूसरे, लाइक द रैक पिकर्स में कूड़ा बीनने वाले, लेकिन कूड़ा बीनने वालों की तरफ बहुत सारे, कह रहा है कि इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन सूलेस मतलब बिना जूतों के, उसे कहने का मतलब है कि लेकिन कूड़ा बीनने वाले लड़कों की तरफ बहुत सारे ऐसे हैं मेरे पड़ोस में जो बिना जूतों के ही है, या जिनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, इसमें कह रहा है कि माई एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, मेरा परिचय किसके साथ, कह रहा है विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, इन बिना जूतों वाले कूड़ा बीनने वालों के साथ, या ऐसे कह सकते हो कि मेरा परिचय इन नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वालों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेकर जाता है, या मुझे सीमापुरी ले जाता है। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन दी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कह रहा है कि सीमापुरी क्या है? एक स्थान है, कहाँ है? ऑन दी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर, कह रहा है एट, फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी यह इससे, कह रहा है कि माइल्स मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से, कह रहा है कि मेरा जो है इन नंगे कूड़ा बीनने वालों के साथ जो मेरा परिचय है वह मुझे सीमापुरी लेकर आता है। सीमापुरी क्या है? एक ऐसा स्थान, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली जो दिल्ली की सीमा पर है, कह रहा है लेकिन फिर भी, कह रहा है माइल्स वे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली मतलब लेकिन लाक्षणिक रूप से यह दिल्ली से कोस मीलों दूर है। दिल्ली मतलब दिल्ली की सुख सुविधाओं की अपेक्षा कर रहा है, दिल्ली में जो विकास हुआ है, सुख सुविधाएं है, जीवन स्तर जो जैसा है उससे तुलना कर रहा है कि लेकिन ये मीलों दूर है। कह रहा है कि दोस्त, वे लोग हु लिव हियर, जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे लोग स्क्वेटर्स है, अर्थात गैर कानूनी वासिंदे हैं, गैर कानूनी तरह से रह रहे हैं। कह रहा है कि हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कह रहा है जो 1971 में बांग्लादेश से आ गए थे। कह रहा है जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो क्या है? स्क्वेटर्स हैं, अर्थात गैर कानूनी बासिंदे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आ गए थे।
साहब्स फैमिली इज अमंग देम। साहब का परिवार भी जो है, साहब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी तब एक बीहड़ था। बीहड़ मतलब एक निर्जन स्थान था। इट स्टिल इज, यह आज भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली होता है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड tarpaulin, divide of sewage drainage are running water live 10,000 रैक पिकर्स। इसमें यह करा है कि टीन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। फिर से बता दूं एक एक वर्ड। कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर मतलब संरचना होती है ना, इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब मिट्टी से बनी हुई, विथ रूफ ऑफ टीन, जिसकी छत जो है टीन की, एंड टारपोलिन, टारपोलिन मतलब त्रिपाल, और जिसकी छत टीन और त्रिपाल से बनी हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, और जिसमें जो वंचित है किससे, सेवेज, सेवेज ड्रेनेज। सीवेज का मतलब गंदे पानी की निकासी से, एंड ड्रेनेज का मतलब और जलापूर्ति से विहीन है, तो वहाँ पर गंदे पानी की निकासी की और जलापूर्ति की कोई सुविधा नहीं है। कह रहा है कि आर रनिंग वाटर, या बहते हुए पानी की सुविधा से विहीन है। कह रहा है ऐसे स्थान पर, कह रहा है लिव 10,000 रैक पिकर्स, कह रहा है कि ऐसे स्थान पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कह रहा है कि वे यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिशन की, बिना किसी अनुमति की, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम मतदाता वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वह कराए इनेबल देम टू बाई ग्रेन, वह उन्हें अनाज खरीदने के योग्य बनाता है, जिससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कह रहा है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, कह रहा है भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा, अर्थात जीवित रहने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को खिला सकें, एंड गो टू बेड, और हम बिस्तर पर जा सकें, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, और हम बिस्तर पर बिना पेट दर्द के जा सके। पेट, यहाँ पेट दर्द का मतलब क्या है, जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, तो वही करा है। यदि हम अपने परिवार को जिला सके और बिना पेट दर्द के बिस्तर पर जा सके, अर्थात भरपेट खा करके बिस्तर पर जा सके, तो करा कि वी वुड रेदर लीव हियर, तो हम जो है वी वुड रेदर लीव हियर, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो कि हमें कोई अनाज नहीं देता। देखिए राइटर करा इसमें कि जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सके, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमें कोई अनाज कभी नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड से मतलब फटी हुई साड़ियाँ, कह रहा है कि फटी हुई साड़ी पहने हुए औरतों का एक समूह कहता, व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैं उनसे पूछती कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि उन्होंने अपने हरे भरे सुंदर खेतों को एंड रिवर्स, और नदियों को क्यों छोड़ दिया। इसमें कह रहा है कि से अ ग्रुप ऑफ वोमेन, औरतों का एक समूह कहता है, इन टैटेड साड़ीज,
फटे हुए साड़ी पहनी हुई औरतों का एक समूह कहता, वे ने जब मैं उनसे पूछती कि वाई दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कह रहा है कि अपने सुंदर सुंदर हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। तो वो औरतें कहती कि वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांसिट होम, यह उनका जो है अस्थायी घर बन जाता है। ट्रांजिट मतलब अस्थायी, यह उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, वह औरतें कहती हैं कि बच्चे इसी में तो बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो उनकी उत्तर जीविता में साझेदार बनते हैं, मतलब उनकी जीविका में साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब, सीमापुरी में उत्तर जीविता का मतलब, इसका मतलब है मीन्स रैक पिकिंग, इसका मतलब है रैक पिकिंग अर्थात कूड़ा बीनना। सीमापुरी में उत्तर जीविता का मतलब क्या है, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, करे वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इसमें करा है थ्रू द ईयर्स, करा है वर्षों से, मतलब वर्षों से कूड़ा बीनने के कारण इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यह ललित कला का रूप धारण कर लिया है। अर्थात उन लोगों में इस काम को करने की उसमें जो है विशेषता हासिल हो गई है, वो इस काम को करने के में पारंगत हो गए हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कह रहा है कि उनके लिए कूड़ा जो है क्या है, गोल्ड है, उनके लिए कूड़ा सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सिर पर छत के समान है, या यही उनके सिर पर छत प्रदान करती है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले यह टपकती हुई छत क्यों न हो, या रूफ लीक क्यों न करती हो, या टपकती हुई छत क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे कहीं बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कह रहा है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं। इवन 10 रुपी नोट, कह रहा है कि यहाँ तक कि 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो है चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर, हीप का मतलब ढेर होता है, गार्बेज मीन्स कूड़ा अर्थात कूड़े का ढेर। तो वही कह रहा है कि वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिलता है, कहाँ मिलता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में, जब तुम्हें कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है, यू डोंट स्टॉप सराउंडिंग, तो कह रहा है कि आप स्क्राउजिंग यहाँ स्क्राउजिंग है, तो कह रहा है कि यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कह रहा है कि इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब भिन्न अर्थ होता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो अर्थ उनके माता पिता के लिए होता है। इसमें कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो इस कूड़े का अर्थ होता है उससे भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह केवल जीविका का साधन होता है, अर्थात यह केवल जिंदा रहने का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, कह रहा है कि एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कह रहा है कि पड़ोस के क्लब के, कह रहा है फेंस्ड गेट के पास, फेंस्ड गेट का मतलब बाड़ लगी हुई गेट, या फेंस में दीवार भी होती है, तो या ऐसे भी कैसे दीवार से घिरी हुई, पड़ोस के क्लब की दीवार से घिरी हुई गेट के पास में उसे खड़े देखता।
वॉचिंग टू यंग मैन, जो दो युवा लोगों को देखता, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने रहते, वो उन लोगों को देखता प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलती हुई। वो उस गेट के पास खड़े होकर दो लोगों को जो कि सफ़ेद कपड़े पहने रहते उनको टेनिस खेलते हुए देखता। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वह जो है बड़बड़ाता या गुनगुनाता या धीरे से कहता, वह कहता है मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कह रहा है कि कंटेंट टू वॉच, कह रहा है वह देखकर ही संतुष्ट हो जाता। कह रहा है कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कह रहा दीवाल के पास खड़ा होकर वह इसे देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है कि आई गो इन साइड, में अंदर चला जाता हूँ वेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर होता है वह मुझे झूले का प्रयोग करने देता है, या ऐसे कह सकते द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, मैं कह रहा है कि साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। वियर मीन्स पहनना होता है। साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र लग रहा है या जो विचित्र लगता है, ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके रंग उड़े हुए शर्ट पर एंड शॉर्ट्स, और नेकर पर, वह शर्ट और नेकर पहने हुए है। शर्ट जो है शर्ट का रंग उड़ गया है, तो वही करा है कि साहब जो है एक टेनिस खेलने वाला जूता पहना हुआ है, लेकिन वो उस जो जूता पहना हुआ है वो उसके शर्ट और रंग उड़े हुए शर्ट और नेकर पर बड़ा अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे यह दिया, मतलब वह जूते वह कह रहा है मुझे किसी ने दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह जो है स्पष्टीकरण देने के भाव में कहता कि किसी ने मुझे ये जूते दिए। द फैक्ट दैट, तथ्य ये है या बात ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वह जो है किसी धनी लड़के के द्वारा त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड का मतलब त्यागा हुआ। कह रहा है वो बताता कि यह किसी धनी लड़के के द्वारा जो है, या ये बात यह है कि यह किसी धनी लड़के द्वारा त्यागा हुआ जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, जो उन्हें पहनने से इनकार कर देता है। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। क्यों इनकार कर देता है? कह रहा है कि बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक में छिद्र हो गया था, होल हो गया था। डस नॉट बॉदर हिम, कह रहा है कि डस नॉट बॉदर, यह जो होल उस जूते में है, डस नॉट बॉदर हिम, उससे परेशान नहीं करता। बॉदर मीन्स परेशान करना, या उससे इस जूते में इस होल से साहब को कोई परेशानी नहीं होती। फॉर, क्योंकि वह व्यक्ति हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो कि नंगे पैर रहा है या जो नंगे पैर चलता रहा है, इवन शूज विथ ए होल, कि उसके लिए एक जूते में छेद भी जो है इसे ड्रीम कम ट्रू, सपने के सच होने जैसा है। कह रहा है कि यह जो छेद यह वह जूता जिसमें छेद है, एक जूते में छेद हो गया था, इसलिए उस धनी लड़के ने उसे त्याग दिया था। तो कह रहा है कि इसे यह परेशान नहीं करता, साहब को परेशान नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कि नंगे पैर घूमता रहा हो, उसके लिए छेद वाला जूता भी जो है एक सपने के सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली, कह रहा है लेकिन वह गेम जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है, इंटेंसली मतलब ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, यह गेम उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कह रहा है कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह जो है साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कह रहा है साहेब जो है अपने मिल्क बूथ मतलब दूध की दुकान पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वह कहता कि मैं अब जो है इस सड़क पर चाय की दुकान पे काम करता हूँ। कह रहा है कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कह रहा है मैं सड़क पर एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस दूर, मतलब दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता कि मैं इस सड़क मैं जो है
इस सड़क पर एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। वह कहता है कि मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे मेरा भोजन, मतलब हर समय का भोजन, हर समय मतलब सभी वक्त का भोजन, जैसे जो व्यक्ति होता है सुबह दोपहर शाम करता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैं उससे पूछती कि डज ही लाइक द जॉब, कि क्या यह काम उसे पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती कि हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका चेहरा जो था वह जो केयरफ्री लुक था, वह निश्चिंतता का भाव था, वह खो देता, या उसके चेहरे से निश्चिंतता का भाव उड़ गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, हैवियर मीन्स होता है भारी, हैवी का कंपैरेटिव फॉर्म है। तो कह रहा है कि द स्टील कैनिस्टर, कह रहा है वो स्टील का कनिस्टर जो था, सीम्स हैवियर, उसे भारी प्रतीत होता, देन द प्लास्टिक बैग, उसके उस प्लास्टिक बैग से, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिससे वह जो है इतने हल्के पूर्वक उसे वह ढोता। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है, जिससे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। यानी ओवर इज सोल्जर, मतलब अपने कंधे पर वह ले जाया करता। द बैग वॉज हिज, कह कि थैला उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और वह जो कनस्तर है बिलोंग टू द मैन, उस व्यक्ति का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो कि उस चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब जो है अब अपना मालिक नहीं रह गया, अब जो है वह किसी का गुलाम हो गया। भले ही कूड़ा बीनता था, लेकिन वह स्वयं का मालिक था, जब चाहता था, जैसे चाहता था वह काम पे जाता था, लेकिन अब उसे दूसरे के आदेश पर काम करना होगा। अब यहाँ पर राइटर जो है किसी एक दूसरे लड़के का वर्णन करता है, कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कह रहा है कि मुकेश जो है, कह रहा है मुकेश इंसिस्ट ऑन, मुकेश जोर देता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कह रहा है स्वयं का मालिक बनने का। मुकेश जो है अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वह कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, तो मैं पूछती कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, तो वह उत्तर देता, वह कहता कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, स्ट्रेट में होता है सीधा, कह रहा है कि लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वह उत्तर देता कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स, कह रहा है हिज ड्रीम, उसका स्वप्न, लूम्स लाइक मेरे, यहाँ पर लुक्स होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर लुक्स होना चाहिए, ठीक है, ए होगा LOOKS, यहाँ पर जो है लुक्स होना चाहिए, यहाँ लुम्स दे दिया, ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो कह रहा है हिज ड्रीम, उसका स्वप्न जो है, लुक्स लाइक ए मिरेज, एक मरीचिका के समान लगता, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, कह रहा है कि गली के धूल के बीच, दैट फील इज टाउन फिरोजाबाद, जो उसकी फिरोजाबाद की गलियों में भरे रहते। तो इसमें ये कह रहा है कि उसका सपना अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता। जब वो कहता कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो उस पर कह रहा है कि हिज ड्रीम, बता दो हिज ड्रीम, उसका स्वप्न जो है, लुक्स लाइक मिरेज, एक मरीचिका के समान दिखता है। मरीचिका किसको बोलते हैं? मरीचिका जिसे जब व्यक्ति रेगिस्तान में होता है तो बहुत दूर जो है कुछ ऐसा आभासी प्रतिबिंब बनता है जैसे उसे लगता है कि पानी है। जब वहाँ जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता, फिर कुछ दूर पर दिखाई देता है, फिर वो चलता है तो फिर उसे लगता है पानी मिलेगा, लेकिन पानी उसे मिलता नहीं है।
तो वही कहता है कि उसे अपना स्वप्न जो है मरीचिका के समान दिखाई देता। कहाँ? अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। कह रहा है कि उसके फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में। और फिरोजाबाद क्या है? कह रहा है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बैंगल भी चूड़ियाँ। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, कह रहा है कि फिरोजाबाद में हर फैमिली जो है, हर दूसरी फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कह रहा है कि वह जो है चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है। फिरोजाबाद के बारे में और आगे बता रहा है कि इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है। इट इज़ सेंटर ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्र किसका? इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच को आकार देने वाला। तो कह रहा है कि यह कांच को आकार देने वाले उद्योगों का केंद्र है। भारत में यह कांच को आकार देने वाले उद्योगों का केंद्र है। वेयर फैमिलीज है स्पेंड जनरेशंस, जहाँ पर परिवारों ने जो है स्पेंड जनरेशन पीढ़ियाँ बिता दी हो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस में भट्टियाँ। कह रहा है कि भट्टियों के पास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। कह रहे कि यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक औरतों के लिए, मतलब यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने के लिए और कांचों को जोड़ने के लिए भट्टियों के चारों तरफ जो है इन्होंने अपनी कई पीढ़ियाँ बिता दी हों। इसको इस तरह कहेंगे कि फिरोजाबाद का हर एक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। यह भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए और कांचों को जोड़ते हुए और यहाँ पर रहने वाली औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए इन्होंने अपनी पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी हों, पीढ़ियाँ गुजार दी हों। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। किनमें से? उन परिवारों में से जो कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाते हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature. कह रहा है कि no one of them know, उनमें से कोई नहीं जानता that कि it is illegal, कि यह गैर कानूनी है for children like him, उसके जैसे बच्चों के लिए to work in the glass furnace, कांच की भट्टी में काम करना with high temperature, ऊंचे टेम्परेचर पर या ऊंचे तापमान पर। कह रहा है कि उनमें वे बच्चे जो काम करते हैं उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों का इन कांच की भट्टियों में काम करना जो है वह गैर कानूनी है। इन डेंगी सेल्स, कह रहा है उन अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न तो हवा है एंड लाइट, न तो प्रकाश है। दैट द लॉ, और यह बात की द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून को इन्फोर्स कर दिया जाए, अर्थात यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। कह रहा है यदि कानून को इन्फोर्स किया जाए या लागू किया जाए तो वह और जो है वे 20,000 बच्चे जो है आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से दूर हो जाएंगे। वे जहाँ पर दे डे लाइट आवर्स, कह रहा है वे अपने दिन के घंटों में स्लॉग मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः जो है अपने आँखों की ब्राइटनेस खो देते हैं, अर्थात प्रायः वे अपने आँखों की चमक खो देते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें जो है बीम, चमक उठती। एज ही वॉलंटियर्स, जब वो अपनी इच्छा व्यक्त करता, टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की। इसमें कह रहा है मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज, कह रहा है जिसके बारे में मतलब अपने घर के बारे में कह रहा है ही प्राउडली सेज, वह गर्वपूर्वक कहता कि इज बीइंग रीबिल्ड, कि उसका घर पुनः से बनाया जा रहा है, उसका घर जो है पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, कह रहा है कि हम जो है गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं?
स्टिंकिंग लैंड्स कह रहा है बदबूदार गलियों से, चौक्ड विथ गार्बेज जो गार्बेज तो कूड़े करकटों से पटी पड़ी थी। पास्ट होम्स उन घरों के पास से गुजरते, दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। यहाँ हॉवेल्स का मतलब झुग्गी झोपड़ी। जब मैं फिर से एक बार बताऊँ, कह रहा है कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, हम जो है स्टिंकिंग लेन्स का मतलब बदबूदार गलियाँ, हम बदबूदार गलियों से गुजरते, चॉक्ड विथ गार्बेज जो कि कूड़े कचरे से भरी रहती, पास्ट होम्स ऐसे घरों से गुजरते, दैट रिमेन्स हॉवेल्स जो झुग्गी और झोपड़ियाँ होती हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब टूटी दीवारें। क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब कह रहा है कि हम ऐसे घरों से गुजरते जो कि टूटी दीवारों और उबली डोर्स और डगमगाते दरवाजों वाले झुग्गी झोपड़ी होते, नो विंडो जिसमें कोई खिड़की नहीं होती, क्राउडेड जो भरी रहती, विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो मनुष्यों एंड एनिमल्स और जानवर के परिवारों से भरी रहती, को एग्जिस्टिंग जो एक साथ रहते, इन ए प्राइमेवल स्टेट आदिम युग की भांति। देखिए इसमें कह रहा है हम कूड़े से पटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाज़ों और बिना खिड़कियों के हैं, और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ रह रहे हैं। यहाँ प्राइमल स्टेट का मतलब जो है आदिम युग। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, कह रहा है कि ही स्टॉप्स वो रुक जाता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, कह रहा है इस प्रकार के एक ऐसे घर के दरवाजे पर। बैंग्स में होता है लात मारना, और उबली मतलब डगमगाता हुआ, आयरन डोर मतलब लोहे का दरवाजा, विथ हिज फीट। कह रहा है बैंक से उबली आयरन डोर विथ हिज फीट, कह रहा है अपने कह रहा है कि वह डगमाते हुए दरवाजे पर जोर से लात मारता, एंड पुशेस इट ओपन और उसे खोल देता, और यह खुल जाता। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेक, हम जो है एंटर प्रवेश करते, अ हाफ बिल्ट सेक आधी बनी हुई उस सेक मतलब झोपड़ी में, हम उस आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग जो है थैस्ट विथ डेड ग्रास। थैस्ट मीन्स होता है छाया जाना, ठीक है, जैसे झोपड़ी मड़ई छाई जाती है। कह रहा है कि थैस्ट विथ डेड ग्रास जिसे सूखी घासों से छाया गया था। इज ए फायरवुड स्टोव, जहाँ पर एक फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा, जहाँ पे एक चूल्हा होता, ओवर विच सिट्स लार्ज वेसल जिसके ऊपर जो है एक बड़ा बर्तन रखा रहता, आप सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, कह रहा है कि उबलते हुए पालक की पत्तियों का मतलब, जहाँ पर एक चूल्हा होता और जिसके ऊपर जो है उबलते हुए पालक की पत्तियों का एक बड़ा बर्तन रखा गया होता। यहाँ सिजलिंग लिखा है इसलिए क्योंकि जो जैसे जब पालक उबलता है जो खदर बदर की आवाज़ उसमें आती है, उसके लिए। इसको पूरा मिला के इस तरह कर सकते हैं कि वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। नेक्स्ट है करें कि ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और एक बड़े एल्युमिनियम के प्लेट में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कह रहा है कि चॉप्ड वेजिटेबल्स मतलब कटी हुई सब्जियां हैं। कह रहा है कि अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का मतलब कमजोर, एक कमजोर युवती, यंग वुमेन मतलब युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, कह रहा है वह शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक्स, कह रहा है धुएं से भरी हुई आंखों के साथ, सी स्माइल्स वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, कह रहा है वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कह रहा है कि वह जो है वर्ष में ज़्यादा नहीं, मतलब उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है।
सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। कह रहा है कि सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू के रूप में सम्मान प्राप्त होने लगा है। बहू का मतलब यहाँ पर डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू है, बहू होता है, ये इंग्लिश शब्द है, बहू ये हिंदी है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ, उसे बहू के रूप में जो है आदर प्राप्त होने लगा है। सॉरी, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, कह रहा है कि ऑलरेडी पहले से ही इंचार्ज ऑफ 3 मैन, उसके वह जो है 3 व्यक्तियों की इंचार्ज था, 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर। हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, एंड दे फादर, और उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विथ ड्रॉस, तो वह जो है धीरे से पीछे हट जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार की। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और क्या करती है कि अपने वेल मीन्स होता है घूंघट, अपने घूंघट को जो है क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पे डाल देती है। एज ए कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा की मांग है, या जैसा कि रीति रिवाज है, या रीति रिवाज के अनुसार डॉटर इन लॉ कह रहा है कि बहुएं जो हैं मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरे को ढक लेती हैं बिफोर मेल एल्डर्स, कह रहा है कि बड़े पुरुषों के सामने या बुजुर्ग पुरुषों के सामने जो है, जैसा कि कस्टम है, हमारा रीति रिवाज है, बहुएं अपने चेहरे पर पर्दा कर लेती है या घूंघट डाल लेती है। कह रहा है कि इन दिस केस, यहाँ पर या इस स्थिति में, या ऐसे कैसे यहाँ पर जो है द एल्डर, यह जो बुजुर्ग आदमी है, इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, कह रहा है कि एक अत्यंत निर्धन बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। कह रहा है यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। कह रहा है कि डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कह रहा है कि वर्षों कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, और तब एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वर्षों मेहनत करने के बावजूद, ही हैज़ फेल्ड, वह असफल रहा, टू रेनोवेट ए हाउस, एक घर का नवीनीकरण करने में, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 लड़कों को स्कूल भेजने में। कह रहा है कि वर्षों कठिन परिश्रम करने के बावजूद उसने दर्जी के रूप में भी काम किया और चूड़ी बनाने वाले के रूप में भी काम किया, लेकिन वो अपने घर का नवीनीकरण करने में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, कह रहा है कि ऑल इज मैनेज, जो कुछ भी उसने मैनेज किया या जो कुछ उसने किया, इज टू टीच देम, उन्हें जो है वह चीज़ सिखाता है, व्हाट ही नो, जो वह जानता है। इसमें कह रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह जानता है। वह क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, यह उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उनका भाग्य है। कर्म मतलब भाग्य, यह उनका कर्म है या उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, उसकी दादी माँ कहती है कि यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind, जिन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। With the dust from polishing the glass of bangle, कह रहा है कि उन कांच के शीशों पर किए जाने वाली पॉलिश के गर्द से उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। डस्ट मतलब कण या गर्द। कैन ए गॉड गिवन लिनेज इवर बी ब्रोकन, लिनेज का मतलब वंश परंपरा या जाति या वंश भी होता है। उसका कहने का मतलब है कि कैन ए गॉड गिवन लिनेज इवर बी ब्रोकन, क्या कभी इस भगवान के प्रदत्त जाति को तोड़ा जा सकता है? क्या कभी भगवान के द्वारा प्रदत्त जाति को या इस वंश परंपरा को छोड़ा जा सकता है? मतलब हमारे परिवार में पीढ़ियों से लोग चूड़े वाला काम करते आ रहे हैं, तो क्या ये समाप्त हो सकता है? उसका कहने का मतलब है कि ये समाप्त नहीं हो सकता। सी एम्प्लाइज, कह रहा कि उसका मतलब है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, उसका मतलब है कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कह रहा उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घर में,
इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, कह रहा है कि वृत्ताकार चूड़ियाँ, सनी गोल, कह रहा है कि कह रहा है धूप जैसी गोल सुनहली, पैडी ग्रीन, पैडी में धान होता है, धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू, गहरे नीले रंग की, पिंक, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, बैगनी रंग की, एवरी कलर, प्रत्येक रंग, बार्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि इंद्रधनुष के प्रत्येक रंग से उत्पन्न हुआ है। मतलब उसका कहने मतलब हर रंग की चूड़ियाँ, लाई इन माउंड इन अनकेप्ट यार्ड, कह रहा है कि लाई इन माउंड, जो ढेर के रूप में पड़ी रहती इन अनकेम्प्ट यार्ड, कह रहा है कि उस अस्त व्यस्त आंगन में। मतलब है कि फिरोजाबाद की हर गली में, हर दूसरे घर में, हर आंगन में जो है चूड़ियों का ढेर, रंग बिरंगी चूड़ियों का ढेर वहां पर पड़ा रहता। आर पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब लादा जाना, कह रहा है कि उन्हें लादा जाता, किसको, उन चूड़ियों के ढेर को लादा जाता, कहाँ, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कह रहा है कि 4 व्हील 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स, हथगाड़ियों पर, हथगाड़ियों को मतलब जो गाड़ियाँ हाथ से खींची जाती, और जो है उन चूड़ियों को उन 4 पहियों वाले हथगाड़ियों पर लादा जाता, पुश्ड बाई यंग मैन, और जो युवा व्यक्ति द्वारा धकेला जाता, अलॉन्ग द नैरो लेन्स, सकरी गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन तब गरीबों की बस्ती, कह रहा है कि जिसे गरीबों की बस्ती की सकरी गलियों में जिसे धकेला जाता, मतलब युवा व्यक्ति द्वारा उसे धकेल कर ले जाया जाता। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, कह रहा है कि और एंड इन डार्क हटमेंट, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाती हुई, ऑयल लैम्प्स का मतलब तेल के दीपक, और फ्लेम माने होता है रोशनी, कह रहा है कि और अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दीपक की लपलपाती या टिमटिमाती रोशनी की पंक्तियों के सामने, मतलब एक झोपड़ी होती, उसमें कई जो है तेल से जलने वाले दीपक की पंक्तियां लगी रहती, और उस पंक्तियों के सामने जो है पूरा परिवार एक एक दीपक के सामने बैठा रहता। तो वही करा है उसके सामने। सीट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने पिता और माताओं के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, करा कि रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, सर्कल ऑफ बैंगल मतलब वृत्ताकार चूड़ियाँ, अर्थात वे उस लैम्प के दीपक के पास बैठे रहते अपने माता पिता के साथ, और उस वृत्ताकार चूड़ियों के रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, कह रहा है कि देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें जो थी अंधेरे से अधिक समायोजित थीं, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, उनकी आंखें जो है बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंदर के अंधेरे से ज़्यादा समायोजित थी। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, यही कारण है कि वे अपनी आई साइट मतलब आंखों की दृष्टि खो देते, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले ही। सविता अ यंग गर्ल, सविता एक छोटी लड़की, इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, कह रहा है कि ड्रैब एक भद्दे गुलाबी ड्रेस में या गुलाबी पोशाक पहने हुए, सिट्स अलॉन्ग साइड एन इल्डरली वोमेन, एक अधिक उम्र की औरत के साथ बैठी हुई, सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कह रहा है कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जब उसके हाथ यंत्रवत चलते, अर्थात एक यंत्र की तरह या उपकरण की तरह चलते हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटों की भांति, जो उसके हाथ एक मशीन के चिमटों की भांति एक यंत्रवत चलते हैं या एक उपकरण की तरह चलते हैं, तो आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य होता है कि इफ शी नोज, कि क्या वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, इन चूड़ियों की
पवित्रता को, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता। सी हेल्प्स मी, जिन चूड़ियों को बनाने में वह मदद कर रही है, क्या वह इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? अब ऊपर जो करा है कि उसके जब हाथ यंत्रवत चलते हैं, अर्थात जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम में उसको दक्षता हासिल हो जाती है और बहुत तेजी से अच्छी तरह से वह काम करता है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, कह कि यह जो है एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पियसनेस इन मैरिज, कह कि शादी की पवित्रता का प्रतीक है। ऑस्पियसनेस मीन्स पवित्रता। इट विल डॉन ऑन हर, कह कि इट विल डॉन ऑन हर, उसे यह बात मालूम हो जाएगी सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड वेल, जब उसके हेड, सिर को जो है ड्रैप्ड, ढक दिया जाएगा, विथ रेड वेल, एक लाल रंग के घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, और उसके हाथों को जो है हीना, हीना मतलब मेहंदी, मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्ड रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उस रिस्ट मीन्स कलाई, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। करे तब वह इस बात को समझ जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड मैन बिसाइड हर, करे कि अपने पास उस बूढ़ी औरत की तरह। हु बिकेम वन, करे जो दुल्हन बनी थी, मेनी ईयर्स एगो, कई साल पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, करे कि उसकी कलाइयों में आज भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, वह क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उसका कहने मतलब है कि एक वक्त भरपेट खाना भी नहीं खाया कभी अपने पूरे जीवन में, ठीक है। इन ए वॉयस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, कह रहा है कि इन ए वॉयस, उसकी ऐसी आवाज़ है कि ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें आनंद ही नहीं है, या उसकी आनंद रहित आवाज़ है। वह आनंद रहित आवाज़ में कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिला। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, करेक्ट। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने कभी आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में भरपेट भोजन करने का। एंटायर मीन संपूर्ण होता है। करेक्ट कि दैट्स व्हाट, यही वह चीज़ है, शी हैज़ रिट, जिसे उसने पाया है, मतलब उसे यही मिला है। कौन मिला है? हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी वाला। वह करी है उसे बस यही एक बूढ़ा पति लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा पति मिला है। सेज, वह कहती, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, सॉरी, वह बूढ़ा कहता कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वह कहता कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, कह रहा है जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने केवल एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार को रहने के लिए। उसने कहा, वह कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, अपने परिवार को रहने के लिए केवल एक घर बनाया है। और वो भी घर कैसा? वो झोपड़ियों, घास फूस का घर, झोपड़ियों का। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर वन वंडर, किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर कम से कम छत तो है। उसने जो है अपने पूरे जीवन में वही एक घर बनाया झुग्गी झोपड़ियों का, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है, पूरे जीवन भर मेहनत करते रहते, लेकिन अपने एक झोपड़ी भी नहीं बना पाते। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मतलब सिवा होता है, सिवाय होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बिजनेस का मतलब होता है काम। इसमें ये कह रहा है कि द क्राई, रोने की आवाज या कराहने की आवाज, ठीक है। ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे का न होना, टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पैसे का न होना, इस बात के दुख ने, या इस बात की कराहना। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, सिवाय चूड़ियाँ बनाने
के काम को जारी रखने के अलावा, सिवाय चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा और कुछ करने के लिए पैसे का न होना, इस बात का विलाप या इस बात की कराहना जो है, नॉट इवन एनफ टू इट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे न होना, राइट, इस बात की कराहना या इस बात की कराह जो है, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजती है। मैं इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे न होना और यहाँ तक के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे न होना, कह रहा है कि यह दुख की कराहना जो है हर घर में गूंजती है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि लोगों को केवल उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो कोई दूसरा काम कर सकें, क्योंकि उनके पास और पैसा ही नहीं है, यहाँ तक कि पर्याप्त खाने को ही नहीं होता, तो और काम क्या करेंगे। तो यह दुख जो है हर घर में है। दी यंग मैन, युवा व्यक्ति, इको मीन्स होता है प्रतिध्वनि करना। दी लैमेंट मीन्स होता है दुख। ऑफ देयर एल्डर्स, एल्डर मीन्स बड़े, कह रहा है कि द यंग मैन, युवा व्यक्ति जो है, इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के दुख की ही प्रतिध्वनि करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कह रहा है कि लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कह रहा है कि फिरोजाबाद में इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत कम बदला है। कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग 12, कह रहा है कि नमिंग 12 मतलब चेतना को सुन करने वाली वर्षों की मेहनत, 12 मीन्स वर्ष मेहनत होती है, और नमिंग मतलब सुन करना। कह रहा है ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग 12, चेतना को सुन करने वाली वर्षों की मेहनत ने जो है हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कह रहा है कि हैव किल्ड मार दिया, किसको मार दिया, ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, कह रहा है कि इनिशिएटिव पहल करने एंड एबिलिटी टू ड्रीम और स्वप्न देखने की क्षमता को। कुल मिला के इस तरह कहेंगे कि चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, राइटर उससे कहती कि तुम लोग जो है एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समिति। वो कहती कि तुम लोग जो है अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवाओं के एक समूह से पूछती, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, विशियस सर्कल मतलब कुचक्र। कह रहा है कि मैं जो है युवाओं के एक समूह से पूछती कि वो अपना जो है एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। वे युवाओं का वह समूह कह रहा है हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो मध्यस्थों के कुचक्र में फंस गए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिता और उनके दादाओं को भी अपने कुचक्र में फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कह रहा है कि यदि हम संगठित हो भी जाए, यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, संगठित हो भी जाएं, वी आर दी वंस हु विल बी हॉल्ड अप, तो कह रहा है कि हम ही लोग जो है घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। हॉल अप मीन्स घसीटना, तो कह रहा है कि पुलिस द्वारा हम लोग ही घसीटे जाएंगे, बीटन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और ड्रैग टू द जेल, और हमको जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, गैर कानूनी काम करने के लिए। वह कह रहे हैं कि हम संगठित हो भी जाए तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हमें ही न्यायालय में घसीटा जाएगा, हम पीटे जाएंगे और जेल में हमें डाल दिया जाएगा। दे से वे कहते हैं, मतलब वे लोग कहते, कौन, मध्यस्थ कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई ऐसा नहीं है, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग ढंग से देखने में। उनके बीच कोई नेता नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चीज़ों को अलग ढंग से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, कह रहा है कि देयर फादर्स, उनके पिता जो हैं, आर एज टायर्ड, उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितना कि वे खुद हैं। देन दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, कह रहा है कि वे जो है गोल गोल बातें करते हैं, कुंडली नुमा बातें करते हैं, मतलब गोल गोल बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी,
कह रहा है कि वे गोल गोल बातें करते हैं, कुंडलनुमा बातें करते हैं। कह रहा है दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, जो उन्हें गरीबी से किधर ले आती है, अपैथी की तरफ। अपैथी मतलब उदासीनता की तरफ, और फिर अपैथी टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच तरफ ले आती है, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय तक ले आती है। तो कहने का मतलब है कि उनके पिता भी जो है वे भी उनकी तरह थके हुए मतलब वे भी निराश हैं। उनसे जब बात की जाती है तो वे गोल गोल बातें करते हैं, मतलब वे भी जो है उस दुष्चक्र से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वो निराश हैं, क्योंकि उन्हें भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो भी जो है आशंकाओं से ग्रसित हो जाते हैं। जब उन्हें कोई दूसरा काम करने के लिए कहा जाता है तो वो भी वे सारी बातें जो मिडल मैन, मध्यस्थ, उन्हें बताते कि नहीं तुम पकड़े जाओगे, ये होगा वो होगा, तो वो भी जो है निराशा से भर जाते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, कह रहा है मुझे दो डिस्टिंक्ट वर्ड, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक वह परिवार है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो फंसा हुआ है किसमें, जो वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। बर्डन, बोझ तले दबा हुआ है। किसके बोझ के तले दबा हुआ है, कह रहा है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कह रहा है कि अपने जाति के कलंक के बोझ तले। स्टिग्मा मीन्स कलंक। इन विच दे आर बार्न, वह जाति जिसमें वे पैदा हुए, कह रहा है वह जाति में जिसमें वह पैदा हुए हैं, उस जाति के कलंक के बोझ के नीचे वे दबे हुए। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा अविशियस सर्कल, कुचक्र। अब साहूकार में साहूकार जो ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देते हैं, कह रहा है कि और दूसरी तरफ वे साहूकारों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। द मिडल मैन, मध्यस्थों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। द पुलिस मैन, पुलिस वालों के। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून की रखवाली करने वालों की। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के जाल में। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों के जाल में के कुचक्र में फंसे हुए हैं या जाल में फंसे हुए हैं। कह रहा है कि टुगेदर, कह रहा है सभी साथ में जो है मिलकर, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे के ऊपर ऐसा बैगेज मतलब ऐसा बोझ थोप दिया, ऐसा बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वह कभी उतार नहीं सकता। इसमें कह रहा है कि दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है, इससे वह उतार नहीं सकता। बिफोर, इससे पहले कि ही इज अवेयर, वह अवगत हो, इन चीज़ों से वह अवगत हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वह उसे वैसे ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, एज इज फादर, जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार कर लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स, कह रहा है कुछ और करना, कुछ और करने का मतलब कुछ हटकर कुछ करना, कुछ हटकर करना। वुड मीन, कुछ हटकर करने का मतलब है कि टू डेयर, कि साहस करना, अर्थात चुनौती देना। कह रहा है टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना या हटकर करने का वुड मीन, इसका मतलब है कि टू डेयर मतलब चुनौती देना। एंड डेयरिंग, और चुनौती देना जो है, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो चुनौती देना है वह उसके परवरिश का अंग नहीं है। ग्रोइंग अप का मतलब परवरिश। एंड डेयरिंग, और चुनौती देना जो है, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके परवरिश का अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है, क्योंकि मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ठीक, वह कुछ अलग होकर ही करना चाहता है। तो वहीं राइटर करा है, राइटर कहती कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखती हूँ, फ्लैश मीन झलक, आई एम चीयर्ड, तो कहती कि मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात दोहराते हुए कहता है, मतलब वो बार बार कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज, वह गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, तो वो कह रहा है मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक वायुयान उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक चुप हो जाता है। नो, ही से, तो वह कहता है कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए, जमीन पर घूरते हुए या जमीन पर देखते हुए वह कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसके छोटी सी बुदबुदाहट में, मतलब जो वह नहीं कहता है धीरे से, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है।
उसके छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। उसके इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कह रहा है कि ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, उन कारों का स्वप्न देखने में, या वह उन कारों का स्वप्न देखने से संतुष्ट है, दैट ही सीज, जिसे वह देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए। हर्टलिंग मतलब तेज से दौड़ना। कह रहा है कि वह जो है उन कारों को अपनी गलियों में तेज से दौड़ते हुए देखना जो है, देखने से वह संतुष्ट है। या फिर बता दूं, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो उन कारों का स्वप्न देखने में संतुष्ट है, दैट इज सी, जिसे वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, दौड़ते हुए, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसके कस्बे की गलियों में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कह रहा है कि बहुत कम ही हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।